खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। 5 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात के नतीजों पर मबनी खास प्रोग्राम अवाम का फैसला में आपका खैर मकदम है और हम इस अवाम के फैसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तज्जिया कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ। स्टूडियो में तशरीफ फरमाए हमारे साथ डॉक्टर अनवर पाशा साहब, जो जेएनयू में उस्ताद हैं, जेएनयू में पढ़ाते हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और लेफ्ट ओरिएंटेड भी हैं। और हमारे साथ इलियास मलिक साहब हैं, आपका भी खैर मकदम है, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। और दीपिका शर्मा साहिबा बीजेपी लीडर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। दीपिका शर्मा साहब, आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करेंगे। हम दिल्ली से पहले शुरुआत करते हैं। दिल्ली में बीजेपी को जितनी सीटें मिले, यकीनन ये बीजेपी की बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है अगर आम आदमी पार्टी के पर्सपेक्टिव में देखें तो। आप हालांकि अभी इतनी सीट नहीं आ पाए, 2 से 3 सीट की कमी है बीजेपी को दिल्ली में। आप नतीजों को कैसे देखती हैं, दिल्ली के नतीजों को? देखिए खालिद जी, ये तो प्रजातंत्र है। यहाँ पे जनता जो भी अपना फैसला देती है वो हमेशा हर राजनेता के लिए सर आंखों पे होना चाहिए। और हम ये कबूल करते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है उसने अपना पॉलिटिकल डेब्यू जो है, नई पार्टी है लेकिन पहले साल में ही उसने अपना अच्छा बेस उसने दिल्ली में बनाया है और अच्छी सीटें उसने पाई हैं। परंतु मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे की जो एंटी करप्शन मूवमेंट थी वो उनके साथ जुड़े रहे और जितनी भी उनको ये खयाती मिली है या जितने उनको ये मुद्दे मिले हैं या प्लेटफॉर्म मिला है, ये अन्ना हजारे की वजह से मिला है। अगर वो अन्ना हजारे के साथ जुड़े ना होते तो इंडिविजुअली आम आदमी पार्टी को कोई इतनी रिकग्निशन नहीं देता, उसकी इतनी ब्रांडिंग नहीं होती। साथ ही साथ मैं आपको इस बात का याद दिलाना चाहूंगी कि ये आम आदमी पार्टी जो है ये ईमानदारी के प्लैंक पे आई है, ऑनेस्टी की और करप्शन के मुद्दों को उसने उठाया है। आज अगर भाजपा की सरकार बनती है तो आम आदमी पार्टी अगर विपक्ष में बैठती है तो कहीं ना कहीं पे अब इस पार्टी को बहुत ध्यानपूर्वक ये बात सोचनी होगी, क्योंकि आंदोलन एक बात होती है और सत्ता में आना या विपक्ष में बैठना दूसरी बात होती है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी मुहिम आगे चलाने के लिए न केवल एक मजबूत संगठन की ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है बल्कि उसको ये भी जरूरत है। लेकिन ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर, जिन उसूलों को लेकर जीती है, वो यकीनन अगर अपोजिशन में भी बैठती है तो बीजेपी के लिए जरूर मुश्किलें पैदा करेगी। हम इस पर बात करेंगे। डॉक्टर अनवर पाशा साहब, आपका क्या ख्याल है? अगर हम पहले दिल्ली के नतीजों की बात करें तो आम आदमी पार्टी की पहली मर्तबा इतनी शानदार, इतनी बड़ी जीत हुई है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई दिल्ली की आवाम एक तीसरे ऑप्शन की तलाश में थी, जो बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था, वो बेचैनी थी जो जिसका इजहार हो गया अब इस मर्तबा? ये सिर्फ दिल्ली का सवाल नहीं है। जाहिर है दिल्ली मुल्क की राजधानी है और इस एतबार से दिल्ली की अहमियत, दिल्ली में जो सियासी जमातें कामयाबी हासिल करेंगी उनकी अपनी एक अलग अहमियत है। लेकिन अगर आप पूरे मुल्क के तनाजुर को सामने रख के देखें तो ये बात एक तरह से एक अरसे से महसूस की जाती रही है कि जो निजाम गुज़श्ता 65-66 साल से हमारे मुल्क में जारी है, सियासी निजाम, और उसमें जिस तरह की खराबियां, जिस तरह की खामियां पैदा हो गई हैं, आवाम उन खामियों और खराबियों से निजात हासिल करना चाहते हैं और उसी निजात के लिए वो एक अल्टरनेटिव, एक मुतबादिल की तलाश में हैं। उनको बाज औकात ये मुतबादिल रीजनल पार्टियों में, इलाकाई पार्टियों में मुतबादिल अब तक नजर आता था। अब ऐसा महसूस हो रहा है दिल्ली के नतीजे को देख करके, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो एक नई पार्टी उभर के आई और जिसने एक नए मुतबादिल देने का वादा आवाम से किया है, एक ऐसा मुतबादिल जो साफ सुथरी सियासत का मुतबादिल हो, करप्शन फ्री मुतबादिल हो, अवामी मसाइल पर फोकस्ड हो, ईमानदारी का मुतबादिल हो, ये वो मुतबादिल है जिसकी तलाश में हिंदुस्तान के अवाम एक अरसे से हैं। और जाहिर है कि उसी का मजहर है, उसी की नुमाइंदगी एक तरह से आम आदमी पार्टी कर रही है। और दिल्ली की सतह पे जो फतह उन्हें हासिल हुई है, जिस तरह की कामयाबी, फतह अगर आप इस सेंस में न देखें कि हुकूमत कौन बनाने जा रहा है, लेकिन अगर कामयाबी देखें तो ये अनप्रेसिडेंटेड कामयाबी है कि इतने कम वक्त में एक नई पार्टी आवाम के दरमियान अपनी ऐसी मजबूत बुनियाद कायम कर ले कि वो बड़ी बड़ी पार्टियों को एक तरह से मुकाबला देकर के उन्हें शिकस्त दे सके या उनको कॉर्नर कर सके, हाशिए पर ला सके। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और मैं समझता हूं कि ये इसके नतायज आने वाले पार्लियामानी इंतखाब में मुल्की सतह पर मुरतब होंगे और एक नए मुतबादिल की तरह के तौर पर यह पार्टी उभर के आ सकती है। जी, यानी नए मुतबादिल के तौर पर लोगों ने
इसमें अपना यकीन दिखाया है। इलियास मलिक साहब, डॉक्टर अनवर पाशा साहब फरमा रहे थे कि चूंकि बीजेपी और कांग्रेस जो बड़ी नेशनल पार्टियां हैं, इनके ऊपर बहुत सारे इल्जामात रहे हैं, इनकी जो कारकर्दगी है उससे नाखुश होकर लोग किसी तीसरे मुतबादिल की तलाश में अक्सर रीजनल पार्टियों को चुनते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी और रीजनल पार्टी में बहुत फर्क है, दोनों की आइडियोलॉजी में फर्क है। जिन इश्यूज को आम आदमी पार्टी लेकर उठी है वो यकीनन रीजनल पार्टियों से उसका कंपैरिजन करना शायद दुरुस्त नहीं होगा अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें। क्या आपको लगता है कि क्या अगर मुल्कगीर सतह पर आम आदमी पार्टी अपने आप को एक्सपैंड करे तो क्या इसी तरह की कामयाबी मिलने की उम्मीद की जानी चाहिए? नहीं, पहली बात यह है कि देखिए, ये जो कामयाबी मिली है, दिल्ली और मुल्कगीर सतह दोनों की सूरत हाल अलग है। और चूंकि अभी 6 महीने के अंदर इलेक्शन है तो ये देखना होगा कि क्या 6 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी ऑल इंडिया लेवल पर अपने यूनिट्स बनाकर और इस तरह काम कर सकती है कि नहीं। लेकिन एक बात जो सबसे अहम है वो ये है कि आम आदमी पार्टी ने उन तमाम पार्टीज को जो दोनों नेशनल पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, और जो इलाकाई पार्टीज हैं, उन सबको एक इस रिजल्ट से एक मैसेज जरूर चला गया है कि मुल्क के अवाम जो हैं वो करप्शन, बदउनवानी और जो मौजूदा सूरत हाल है उससे नाखुश हैं। और कहीं न कहीं ये पार्टी ये मैसेज देने में कामयाब हो गई है कि अब अगर सियासत करनी है मुल्क में पार्टीज को तो उन्हें अपने अंदर रिफॉर्म लाना होगा और साफ सुथरापन और साफ सुथरी शबीह वाले जो कैंडिडेट्स होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, उनको मैदान में उतारना पड़ेगा। और कोई आइडियालॉजी जो उन पार्टीज की रही है जिस पर वो साफ सुथरी आइडियालॉजी पर ही पार्टीज तमाम बनती हैं, बाद में जाके उनमें करप्शन और दूसरी चीजें अगर पैदा होती हैं तो होती हैं, तो वो भी एक तरह का ये मैसेज गया है। अवाम ने भी ये मैसेज दिया है और पार्टी ने भी ये मैसेज देने की कोशिश की है कि भाई अब अगर हिंदुस्तान में सियासत होगी तो वो इन खतूत, इन लाइंस पर होगी। अगर पार्टीज को आगे बढ़ना है, अवाम जो है वो उन तरीकेकार से जो मुल्क में राइज हो चुका था सियासी मैदान में, उससे दिलबर्दाश्ता हो चुकी है। और अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अगर सियासत में कामयाबी हासिल करना है और जीत हासिल करनी है तो वो साफ सुथरी शबीह वाले उम्मीदवारों को भी उतारना पड़ेगा और अपनी पार्टी की तमाम वो चीजें कि जो आप वादा करें उसको पूरा भी करें और एक साफ सुथरी शबीह हो। ये करप्शन और ये महंगाई और ये दूसरी चीजें जिससे आजिज आने के बाद अवाम ने ये फैसला किया है। चूंकि दिल्ली के अवाम आजिज आ चुकी थी इन सब चीजों से, जिन चीजों का नाम आप ले रहे हैं, और ये फैसला लगता है कि अवाम ने उसी बुनियाद पर दिया है। दीपिका शर्मा साहबा, चूंकि कांग्रेस पर तमाम तरह के इल्जामात थे, जो अवाम है उससे ऊब चुकी थी। यकीनी तौर पर अवाम, हमेशा दिल्ली में ऐसा होता रहा है कि या तो कांग्रेस की जीत रही है, अगर कांग्रेस से लोग ऊबे हैं तो बीजेपी को चुना है, बीजेपी से जब ऊब जाती है अवाम तो कांग्रेस को चुनती है। लेकिन इस मर्तबा क्योंकि अवाम दोनों से ऐसा लग रहा है ऊब चुकी थी और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को टारगेट किया था, तो आपको लगता नहीं कि जो अवाम का बड़ा हिस्सा है जो नाखुश था सरकार से या दोनों पार्टियों से, उसने आम आदमी पार्टी को चुना है, जो यकीनी तौर पर बीजेपी का बड़ा नुकसान भी है? खालिद साहब, मैं आपकी बात से वाकिफ हूं। मैं मानती हूं आपकी बात को कि कहीं ना कहीं पे अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने अन्ना हजारे की एंटी करप्शन मूवमेंट को चुराकर उसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर वो इस सीटों पर आए हैं। परंतु मैं आपका ध्यान इस आम आदमी पार्टी, सो कॉल्ड ईमानदार आम आदमी पार्टी की कुछ एक्टिविटीज पे लाना चाहती हूँ, हरकतों पे। पिछले हफ्ते अन्ना हजारे ये बयान देते हैं कि अन्ना हजारे के नाम पे जो एंटी करप्शन मूवमेंट हुई थी, वहां जो सिम कार्ड घोटाला हुआ उसमें जो पैसा इकट्ठा हुआ वो अरविंद केजरीवाल ने इस दिल्ली के एक पॉलिटिकल कैंपेन में इस्तेमाल किया है। और अन्ना हजारे ने ये बयान दिया है अलग अलग टीवी चैनलों में जाके और प्रिंट मीडिया में भी कि अगर इस पे जांच होती है तो कहीं ना कहीं पे उनका नाम, उनके दामन पे दाग आएंगे अरविंद केजरीवाल की वजह से। और वो पूछ रहे हैं कि लोगों का पैसा कहां है। दूसरी बात यह हुई कि यही आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी की इतने दावे कर रही है, इनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ सारे चैनल्स में, ये खुद ही उस स्टिंग के जज भी बन गए, खुद ही ये विक्टिम भी बन गए। इन्होंने खुद को स्वयं को क्लीन चिट दे दी। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि खालिद साहब, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि विशाल डडलानी जैसे बड़े बॉलीवुड म्यूजिशियन और सिंगर
और रवि शेरगिल जैसे बड़े सिंगर आप मुंबई से फ्लाई डाउन करते हैं दिल्ली के जंतर मंतर में, आम आदमी पार्टी के लिए कंसर्ट करते हैं जी जी। और एक भी उसमें रुपया चार्ज नहीं करते। जो इलेक्शन कमीशन ने अरविंद केजरीवाल जी को नोटिफिकेशन दिया है कि वो ये मामला क्लियर करे कि वो पैसे कहां से आए हैं, और ये पार्टी जो ईमानदारी का दावा करती है, लेकिन अगर कोई वॉलंटियर कर रहा है कि हम अपना परफॉर्मेंस बगैर पैसे के देंगे तो उसमें दिक्कत कहां पर आती है? खालिद साहब, इसकी तो प्रॉपर तरीके से जांच होगी, क्योंकि आप, मैं और सभी ये बात जानते हैं कि बॉलीवुड का कोई एक्टर वो कहीं पे वो किसी शादी में वो अपने उसकी अगर अपने बहन भाइयों की भी शादी हो तो शायद वो वहां पे भी चार्ज करते हैं। कोई भी बड़ा स्टार किसी भी कंसर्ट में दीपिका शर्मा जी, आपसे हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन इस दरमियान जान लेते हैं अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की कामयाबी के लिए लोगों की इसे जीत बताया है। अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर-ए-आला शीला दीक्षित को 22,000 वोटों से शिकस्त दे दी है। उन्होंने इस जीत के लिए आवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत की जीत है। दोस्तों, ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। और मुझे पूरा यकीन है कि फाइनली देश जीतेगा, लोग जीतेंगे, जनतंत्र जीतेगा, भारत जीतेगा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के आवाम को इसकी मुबारकबाद दी है। और आपको बता दें कि शीला दीक्षित की कैबिनेट के 5 वजीर अपना इलेक्शन हार चुके हैं। दीपिका शर्मा जी, हाँ, अरविंद केजरीवाल के बयान से पहले आप कुछ बोल रही थी। जी खालिद साहब, मैं आपका ध्यान उस बात पे आकर्षित कर रही थी कि यही आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी का इतना दावा करती है और जो एंटी करप्शन के मुद्दे पे ही इसने जनमत हासिल किया है, इनकी अपनी इंटरनल स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है, ये बहुत दुखद बात है। क्योंकि मैं आपका ध्यान उस तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगी कि दिल्ली में इस बार तकरीबन 4 लाख के आसपास, लेकिन दीपिका शर्मा जी, आम आदमी पार्टी, इसका मतलब कि तमाम दूसरी जो सियासी पार्टियां हैं उन्हीं की तरह करप्ट है, उन्हीं की तरह करप्शन आम है। बीजेपी में भी करप्शन आम है, कांग्रेस में भी करप्शन आम है, उसी तरह से आम आदमी पार्टी में। देखिए, ऐसा है, जिस तरीके से ये एंटी करप्शन मूवमेंट के ऊपर इसने ये वेव राइड करी है और ये सामने आई है, अब इनको समय ही बताएगा कि ये कितने ईमानदार हैं और राजनीति में आने के बाद इनकी ईमानदारी कितनी बचती है। स्टिंग ऑपरेशन ने ऑलरेडी दिखा दिया है कि इनकी कैंडिडेट्स की कितनी ईमानदारी है। जिस तरीके से इन्होंने जंतर मंतर में म्यूजिकल कंसर्ट किया, वो दिखाता है कि इनकी कितनी ईमानदारी है। लेकिन आवाम को यह हक है कि अगर कोई ईमानदारी का ऑप्शन सामने रख रहा है कि वो ईमानदार रहेगा, और तो आवाम को यह हक हासिल है कि वो उसे चुने। हम तो पहले ही कह चुके तो आवाम ने अपना हक इस्तेमाल करते हुए आम आदमी पार्टी को अपना मैंडेट, यानी अब एक अच्छी सीट दी है, और हमें इंतजार करना चाहिए कि आम आदमी पार्टी कितना अपने वादों पर पूरा खरा उतरती है। दिल्ली के अम्बेडकर नगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अशोक कुमार ने जीत हासिल की है। अशोक कुमार ने बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त दी। अम्बेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र से जीत कर गया है, चौधरी प्रेम सिंह को हराने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अशोक जी, आपके सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। चौधरी प्रेम सिंह के हारने की एक बड़ी वजह, क्योंकि इतने लगातार उसमें जीतते आ रहे थे, क्या मानते हैं आप, क्यों हराया आपने? प्रेम सिंह ने अपने क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किए थे जी। सबसे बड़ी बात, बहुत समस्या है अम्बेडकर नगर में जो पूरी नहीं हुई। वो अपने घर पे बैठे रहते थे, कुछ कार्य करने आते नहीं थे, घूमते नहीं थे, उनसे चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता। आज की डेट में वो बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके हैं और जनता ने इसीलिए उनको नकार दिया है। साउथ दिल्ली से आपको आम आदमी पार्टी को बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला है, क्या वजह? डॉक्टर अनवर पाशा साहब, आप क्या कहेंगे? एक तो दीपिका शर्मा जी कह रहे हैं कि वो दीगर पार्टियों की तरह ही आम आदमी पार्टी भी करप्ट है, और चूंकि ईमानदारी के नाम पर ईमानदारी का नारा देकर वो आए थे, लेकिन अंदर करप्शन है। क्या, हालांकि ये बात बोल रही है, लेकिन क्या आवाम को यह हक हासिल नहीं कि वो अगर ईमानदारी का कोई नारा दे रहा है, कोई वादा कर रहा है, तो उसे कम से कम एक मरतबा आजमाए? दीपिका शर्मा साहिबा की बातों से अंदाजा हो रहा है कि बीजेपी या कांग्रेस सबक हासिल करने को तैयार नहीं है। जी जी, दीवारों पर जो कुछ लिखा हुआ है साफ नजर आ रहा है। इन दोनों पार्टियों को चाहिए कि वो उसे पढ़ें। आम आदमी पार्टी पर अब तक जो भी इल्जामात जिस तरह के लगाए गए हैं, चाहे वो स्टिंग ऑपरेशन के तहत हो या वो अन्ना हजारे साहब के हवाले से हो, ये कोई कंक्रीट, कोई ठोस घोटाले का, कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है उन पे।
जाहिर है कि अगर कोई कंसर्ट आकर के कोई फनकार पेश करता है अपनी तरफ से, अगर वो वॉलंटरली करता है, रजाकाना तरीके से करता है, तो जाहिर है कि इसमें कोई करप्शन नहीं है। लेकिन ये अगर आप देखें कि अगर ये पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, अगर वो ये कहें कि साहब ये भी साफ नहीं है, ये भी हम ही में से एक हैं, इनका दामन भी हमारी तरह दागदार है, तो ये कोई बात नहीं हुई। बात तब होगी कि हम अपने दामन को साफ सुथरा दिखा सकें और ये साबित कर सकें कि दूसरों के दामन हमसे ज्यादा गंदे हैं और गंदे मेरे ही दामन सिर्फ साफ हैं। अगर इस तरह की कोई सियासत होगी तो वही सियासत कामयाब होगी। ये कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि उनके दामन पे भी दाग है इसलिए वो तो अच्छे नहीं है, लिहाजा हमें भी वोट दीजिए, आप उनको क्यों वोट दे रहे हैं। ये कोई बात नहीं हुई। आवाम अब चाहती है, 65 साल 66 साल एक निजाम गुजर गया है, जमहूरियत का निजाम, आवाम के मसाइल हल नहीं हुए हैं और उसकी एक बड़ी वजह यह रही है कि हमने एक करप्शन फ्री निजाम नहीं दिया उनको, एक ऐसा सिस्टम नहीं दिया आवाम को, आवाम का एतमाद हम नहीं हासिल कर पाए। इसलिए आवाम जाहिर है कि अब अपने तरीके से फैसले करके एक नए अल्टरनेटिव के तौर पर जो एतमाद दिला सकेगा उसे, ये काम आम आदमी के लिए यकीनन बहुत मुश्किल है, बहुत दुश्वार है, बहुत चैलेंज भरा है, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने जो कुछ कामयाबी हासिल की है। दरम्यान हम बता दें कि दिल्ली में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस जीत से बीजेपी में खुशी की लहर। इस नतीजे पर बीजेपी के सीएम उम्मीदवार हर्षवर्धन ने आवाम का शुक्रिया अदा किया। अपने कृष्णानगर क्षेत्र की जनता को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने 20 वर्ष में पिछले मुझे पहले भी 4 बार आशीर्वाद दिया और 5वीं बार जब मैंने चुनाव लड़ा है तो उन्होंने पिछले 4 बार के सारे रिकॉर्ड्स तोड़वाकर इस बार मुझे 43,150 वोटों से विजयी बनाया है। मैं इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है अपने क्षेत्र की जनता का, मैं अपने आप को ऋणी महसूस करता। आपको बता दें कि इस वक्त बीजेपी की जो हलीफ जमात है अकाली दल, उसके प्रकाश सिंह बादल कुछ बीजेपी की जीत पर बोल रहे हैं। मेरा मतलब है कि ये जी होना है ना दिल्ली, ये जो पार्लीमेंट च है उदू सारे च ही वध जाना। मतलब असैंबली होर चीज है, कई बारी लोगों के परसनल होर हुंदा है, उदों होना कि देश का प्रधानमंत्री किहनूं बनाउणा। बस अभी दिल्ली तो बाद तुसीं अगलियां सीटां दे अंदर भी जाओगे। दिल्ली के अंदर 3 सीटां जित्तियां ने, होर अगलियां सीटां दे अंदर जिवें यूपी है या होर सीटां अंदर भी जरूर जावांगे। जरूर क्यों नहीं जावांगे, चंगा हुण मैनूं जाण दिओ जी। प्रकाश सिंह बादल अकाली दल से सीएम पंजाब के, जो बीजेपी की हलीफ जमात है, वो अपने तासुरात दे रहे थे। इलियास मलिक साहब, एक सवाल यहां जरूर पैदा होता है कि क्योंकि अभी तक जो नतीजे आए हैं उससे लगता है कि बीजेपी क्लियर मेजोरिटी लेकर नहीं आई है, उसको 2 से 3 सीटों की कमी पड़ रही है। और ऐसे में क्या लगता है, आम आदमी पार्टी ने कहा है वो किसी को सपोर्ट नहीं देंगे, न बीजेपी को न कांग्रेस को। ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि ये 2 दिन पहले ये बात मनीष सिसोदिया की जानिब से आई थी कि उनके कैंडिडेट्स जो हैं उनसे बीजेपी के लोग राब्ते में हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं कि अभी से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी टूट भी सकती है ऐसे में, क्योंकि सरकार बनने के काफी करीब है बीजेपी? देखिए, इसका जवाब तो बीजेपी की बैठी हुई हैं, आप ज्यादा बेहतर देंगी, क्योंकि बीजेपी को असल में जरूरत है सरकार बनाने के लिए 3-4 जो भी एमएलएस की। जी। लेकिन ये बात जरूर है कि ये फैसला जो आया है ये तशवीशनाक इस सेंस में है कि इस पे गौर करना चाहिए तमाम सियासी पार्टियों को। जी। और ये बड़ा इबरतनाक फैसला है पब्लिक का, इसलिए कि एक नई पार्टी जो कि चंद महीनों पहले वजूद में आती है और वो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेती है, तो कहीं न कहीं आवाम के अंदर कोई बेचैनी जरूर थी। जी। और कांग्रेस, जिस तरह कांग्रेस की सीटें कम आई हैं, कांग्रेस को भी इस पे अब सोचना चाहिए, क्योंकि 6 महीने के बाद जनरल इलेक्शन है ऑल इंडिया के और उसमें जाना है, तो उसे जरूर ये सोचना चाहिए कि वो देखे कि कहां कमी रह गई जिसको वो दुरुस्त करे। जी। रहा बीजेपी का सवाल, बीजेपी भी अगर क्लियर मेजॉरिटी में आती तो ये बात मानी जाती कि अवाम ने बीजेपी को जिताया है। जी। असल में बीजेपी को कहीं ना कहीं कांग्रेस के हारने का भी फायदा मिला है। जी। और उस मूवमेंट का भी फायदा मिला है जो
आम आदमी पार्टी ने चलाया, इसलिए कि वो कमी थी असल में जिसको बीजेपी नहीं समझ पाई अपोजिशन की हैसियत से। इसको बीजेपी को करना चाहिए था, जिसे आम आदमी पार्टी ने किया और उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। जी। अब जो एक खास चीज है इसमें वो ये है कि ये एक मैसेज है पूरे हिंदुस्तान के लिए और आने वाले इलेक्शन के लिए कि आवाम क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं। जी। ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक फैसला आया है। दीपिका शर्मा साहबा से जानना चाहेंगे। दीपिका शर्मा साहबा, आप इसे कितनी बड़ी कामयाबी मानती हैं? बीजेपी को जो 32-33 सीटें जो आई हैं, इसे वाकई आप बड़ी कामयाबी मानती हैं? देखिए, ऐसा है, पिछली बार हमें को 24 सीट्स मिली थी और इस बार आशंका है कि 32-33 तक मिल जाएं। आई जेन्युइनली फील के 70 सीट्स की तो केवल असेंबली है। दिल्ली इज अ क्वासी स्टेट एंड आधा राज्य है, पूर्ण राज्य भी नहीं है और इसमें केवल 70 सीट्स हैं। बट बीइंग द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसकी मान्यता है और इसकी इम्पोर्टेंस है। और इसमें अगर हमको 10 या 12 सीट्स का इजाफा होता है, आई थिंक दैट इज फेयर इनफ फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि हमारे जितने भी मुद्दे थे, ये ओरिजिनली हमारे मुद्दे थे कि इलेक्ट्रिसिटी की दरों को कम करना और जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो घोटाला हुआ है उसके प्रति हमने आवाज उठाई, यमुना को क्लीन करना, लॉ एंड ऑर्डर जो निर्भया का केस हुआ था। और अगर आपको ध्यान होगा खालिद साहब, तो अन्ना हजारे की जब एंटी करप्शन मूवमेंट हुई थी तो उसमें भाजपा ने उनको बहुत सपोर्ट दिया था। हमही ने इन लोगों को पहले सपोर्ट दिया था। तो कहीं ना कहीं पे भाजपा एक बहुत जिम्मेदार विपक्ष और एक्टिव विपक्ष रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने फटाफट अन्ना हजारे। दीपिका शर्मा साहब, आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या वाकई बीजेपी कोशिश करेगी आम आदमी पार्टी के लोगों को तोड़ने की। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने हैट्रिक मारी है। शिवराज सिंह चौहान लगातार तीसरी बार सीएम बनेंगे। इस जीत पर क्या कहना है शिवराज सिंह चौहान का? मैं अभिभूत हूं जनता का प्यार और आशीर्वाद तीसरी बार लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। सचमुच में ये जीत मध्य प्रदेश की जनता के विश्वास की जीत है, उसके स्नेह और प्यार की जीत है। और इसलिए मैं प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं और फिर यह संकल्प व्यक्त करता हूं कि मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में और प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपने आप को झोंक के काम करेंगे, दिन और रात काम करेंगे। ये जीत प्रदेश की जनता की जीत है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है। ये जीत हमारे संगठन की जीत है। शिवराज सिंह चौहान तीसरी मर्तबा सीएम बनने जा रहे हैं। बात हम दिल्ली की कर रहे हैं। दिल्ली में आपको बता दें गुफ्तगू पर जाने से पहले कि शीला दीक्षित की काबीना के तमाम वजीरों में से सिर्फ 2 वजीर ही अपनी सीट बचा पाए हैं, हारून यूसुफ और अरविंदर सिंह लवली। दीपिका शर्मा साहबा, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि आप बोल रहे हैं कि तमाम जो बीजेपी के मुद्दे थे, बीजेपी के जो इश्यूज थे, वो आम आदमी पार्टी ने उठाए। चलिए, अब आम आदमी पार्टी एक इतनी सीट ले आई है कि उसने एक तरह से असेंबली को हंग कर दिया है। अब बीजेपी के सामने बड़ा चैलेंज है हुकूमत बनाने का। क्या आम आदमी पार्टी के लोगों को तोड़ने की कोशिश करेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है, इसलिए आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसे बीजेपी भी समझती है क्योंकि वो उस तरह से रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। क्या आप कहेंगी इस पर? देखिए खालिद साहब, ये बात कहनी कि हम आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेंगे या विधायकों को खरीदने की कोशिश करेंगे, बहुत गलत बात है। क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो इन बातों पे विश्वास नहीं करती है। और हमको इस बात की खुशी होगी कि स्वयं कोई अगर अपनी इच्छा से आना चाहता है, सरकार में आना चाहता है और सरकार का सहयोग देना चाहता है, तो हमें खुशी होगी। अन्यथा हम अपने बलबूते पे हम अपनी सरकार अवश्य बना ही लेंगे। जी जी, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई ऐसी गलत काम करेंगे जहां पे हम एक पार्टी को कोई इंड्यूस करने की कोशिश करें या ब्राइब करने की कोशिश करें या हॉर्स ट्रेडिंग जिसको कहते हैं वो हो। ऐसा कुछ कहीं पे नहीं है। जो भी किसी भी पार्टी के मेंबर हमारी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, दीपिका शर्मा साहब, आपने एक अपील जरूर कर दी कि जो अपनी
जो अपनी ख्वाहिश से खुद से अगर आना चाहते शामिल होना हैं चाहे तो वो आ सकता है। और ये आम आदमी पार्टी के साथ बहुत अच्छी तरह से लागू होता है, क्योंकि उनके यहां एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। और ये आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा टेस्ट होगा कि उनके कोई भी जीते हुए कैंडिडेट बीजेपी के साथ हुकूमत साजी में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। यह अरविंद केजरीवाल के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा। हमारे खुसूसी प्रोग्राम अवाम का फैसला में वक्त हो गया है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू को हम मजीद जारी रखेंगे। लेकिन दीपिका शर्मा साहबा का हम यहां पर शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर नवर पाशा साहब और इलियास मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ गुफ्तगू में स्टूडियो में शामिल होंगे सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर जफर उबैद साहब भी। फौरन हाजिर होते हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। हूं ना एकदम फिट। लो रोजाना रिवाइटल, जियो जी भर के। तुम मेरे परिवार को तोड़ना चाहते हो, तुम इस घर से निकल जाओ अभी और इसी वक्त, प्लीज। कैमली कहीं नहीं जाएगी, कैमली इसी घर में रहेगी और ये इसका हक है। हम दोनों ने लंदन में एक दूसरे से शादी कर ली। फिरंगी बहू, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सहारा 1 पर। गठिया या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। विगोरा 5000 का एक कोर्स, लाइफ में भरते पूरी मस्ती, पूरा फोर्स, केवल पुरुषों के लिए। ओनली इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट। विगोरा 5000, जिसकी बूंद बूंद में अपार शक्ति, शुद्ध होम्योपैथिक। साल में हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने क्या किया? उत्तर प्रदेश में एक मदरसा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम ना हो। मुस्लिम मसाइल पर कांग्रेस तर्जुमान मीम अफजल की बेबाक राय। वो देश के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, आप लोग उनका नाम सुनते कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, ऐसा क्या? हमारे लिए नरेंद्र मोदी बिल्कुल कोई इशू नहीं है। आप हमसे सवाल पूछना बंद कर दिया, मोदी पर बात भी नहीं करना चाहते। देखिए तकरार में सैयद फैसल अली के साथ इतवार की शाम 8:30 बजे और पीर की दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ आलमी समय पर। मुर्दा लहू मुंह से बोलेगा, हर मुजरिम राज खोलेगा, साए भी उगलेंगे सुराग, कातिल होगा बेनकाब जब होगी तफ्तीश। देखिए शनिचर की रात 9:30 और इतवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ आलमी समय पर। हम समय हैं, समय सियासत है, पक्ष है, विपक्ष है, गठजोड़ है, बगावत है। समय का खेल है, विचरण है, मेल है। समय स्वतंत्रता है, समय रफ्तार, समय की उड़ान, समय व्यापार है, समय विज्ञान, समय की बस्ती है, समय का गांव है, समय का महानगर है, समय का हर घर है।
समय न रुकता है, समय न झुकता है, समय न डरता है, समय न थकता है। समय एक नारा है, समय सभी का है। समय तुम्हारा है, हम समय हैं, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। हम समय हैं। समय शक्तिमान है, समय सम्मोहन है, समय सावधान है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। हौसलों के लिए समय एक हत्ती है, समय अनुशासन है, समय सुशासन है, शांत है, क्रुद्ध है, समय सुबुद्ध है, विजय का युद्ध है, समय एक नारा है, समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। मुंह से बोलेगा, हर मुजरिम राज खोलेगा, साए भी उगलेंगे सुराग, कातिल होगा बेनकाब जब होगी तफ्तीश। देखिए शनिचर की रात 9:30 और इतवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम अवाम का फैसला। 5 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात के नतीजे आ गए हैं, उसी पर मबनी है हमारा ये खास प्रोग्राम अवाम का फैसला। हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं चंद मेहमान, डॉक्टर अनवर पाशा साहब और इलियास मलिक साहब पहले से स्टूडियो में गुफ्तगू के दौरान मौजूद रहे। हम खैर मकदम करेंगे डॉक्टर जफर उबैद साहब, आपका हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हुए हैं गुफ्तगू में दरमियान में। ये समाजी कारकुन है, आपका खैर मकदम है डॉक्टर जफर उबैद साहब। 4 रियासतों के इंतखाबी रुझानों से बीजेपी में खुशी की लहर है। बीजेपी हेड क्वार्टर्स में जश्न का माहौल है, कारकुनान पटाखे फोड़ रहे हैं और मिठाइयां बांट रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स के बाहर का जायजा लिया समय न्यूज नेटवर्क की नुमाइंदा पूनम मेहता द्विवेदी ने। चारों राज्यों में बीजेपी की बढ़त के साथ साथ बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं, भले ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को आज सुरक्षा के एहतियातन बीजेपी मुख्यालय के अंदर नहीं जाने दिया गया हो, लेकिन बीजेपी मुख्यालय के बाहर ही कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ने लगा है। लोग ढोल नगाड़े और मोदी के बैनर के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर पर नाच गाने और आतिशबाजियां फोड़ रहे हैं। यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि जिस तरह के पोस्टर्स लगाए हैं, मोदी जी का हुआ ऐलान 10 जनपद में मचा हो रहा। आप देख सकते हैं कि क्या लगता है ये लोकसभा का सेमीफाइनल। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में खुशी का माहौल है। डॉक्टर जफर उबैद साहब, आपसे हम यहां पर जानना चाहेंगे कि वाकई ये बीजेपी के लिए उतनी बड़ी कामयाबी है जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी क्लियर मेजोरिटी नहीं ला रही, एक तो ये बात है। दूसरी ये कि बीजेपी को जो क्योंकि हर मरतबा असेंबली इंतखाब में दिल्ली में ये होता है कि या तो बीजेपी जीतती है या कांग्रेस जीतती है और दोनों को एक दूसरे की नाकामी का फायदा मिलता है। इस बार कांग्रेस की नाकामी का फायदा बीजेपी को पूरी तरह से नहीं मिला, बीच में आम आदमी पार्टी ने डेंट मार दिया। कैसे देखते हैं आप? जी, पहले तो मुबारकबाद जो लोग जीते हैं उनको, और ये अवाम का फैसला है, हमें हर फैसले को कबूल करना चाहिए। जी जी। दूसरी बात, जहां तक बीजेपी कांग्रेस का सवाल है, वहां मैं ये कहूंगा कि एक थर्ड ऑल्टरनेटिव राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से बीजेपी को काफी कामयाबी मिली वहां। और एक ये खुश आइंद चलन है जो दिल्ली में हमने देखा है कि आप एक साल में
अगर ईमानदारी से मेहनत करें तो अवाम आपके जज्बात को समझते हुए, आपकी ईमानदारी पे यकीन करते हुए आपको मौका दे सकते हैं। डॉक्टर जफर उबैद साहब, हम आपसे गुफ्तगू आगे जारी रखेंगे, लेकिन इस दरमियान हम बता दें कि हमारी नुमाइंदा पूनम मेहता द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वो ताज़ा जानकारी दे रही हैं नतीजों के मुतालिक। पूनम मेहता द्विवेदी। जी देखिए, अगर अभी नतीजों की बात करें और उसको दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पहली मर्तबा हुआ है कि जो 13% मुस्लिम वोट है उन्होंने भी क्रॉस अपने किसी कॉल के या किसी वादे के आम आदमी को वोट किया है, जिसकी बदौलत आम आदमी पार्टी बीजेपी के बाद एक बड़ी ऐसी पार्टी के रूप में सामने आई है कि जिसने कांग्रेस को सिंगल डिजिट पर सिमटने के लिए मजबूर कर दिया। दिल्ली में पिछले 15 सालों से कांग्रेस का राज था और ये माना जा रहा था कि पार्टी के हालात अगर बहुत खराब होंगे तब भी पार्टी सम्मानजनक स्थिति में आएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद अपनी सीट बचाने में नाकामयाब रही और वो लगभग 22,000 वोटों से हारी, जो साफ तौर पर इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि यदि और साथ में पूनम मेहता 5 वजीर भी हार गए हैं शीला दीक्षित की काबीना के। जी, साफ तौर पर ये जो मुख्यमंत्री समेत 5 लोगों की हार हुई है, इसमें डिप्टी स्पीकर व डिप्टी स्पीकर राजकुमार चौहान, डॉक्टर ए.के. वालिया, किरण वालिया, रमाकांत गोस्वामी, पूर्व मंत्री मंगल राम सिंघल समेत जो है ये सभी 6 बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनको कांग्रेस का आईना कहा जा सकता था जब सरकार थी। केवल 2 मिनिस्टर हारून यूसुफ और अरविंदर सिंह लवली अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए हैं, जो कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि जो सत्ता है और जो शासन है जनता ही जनार्दन है। यदि आप उसकी अनदेखी कीजिएगा तो उसका खामियाजा आपको जरूर भुगतना पड़ेगा, चाहे बावजूद आपकी शीला दीक्षित से बात हुई पूनम मेहता, क्या उनको एहसास है कि उनसे गलती हुई है 15 और उन्होंने जो करप्शन के इश्यूज को, महंगाई वगैरह को जो एड्रेस सही तरीके से नहीं किया, इस वजह से ये नाकामी उन्हें देखने पड़ी? देखिए, किरण वालिया ने क्षमा कीजिएगा, शीला दीक्षित ने इस बाबत बाकायदा एक बाइट भी दी है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने 15 साल तक दिल्ली पर राज किया है, जिसके लिए वो दिल्ली की जनता का शुक्रगुजार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह का जनादेश आया है वो साफ तौर पर इस बात का और संकेत कर रहा है कि जो असेसमेंट है वो पार्टी की गलती है, जिसका खामियाजा उन्हें इस सूरत में भुगतना पड़ रहा है कि पार्टी को 10 सीटें निकालना भी मुश्किल हो गया और वो महज 8 सीटों से सिंगल डिजिट में सिमट कर रह गई। 43 से 8 तक का सफर उन्होंने तय किया। लेकिन अगर ये पूरी तस्वीर देखें तो ऐसा मालूम पड़ता है कि शीला ने कांग्रेस को वहीं पर छोड़ा है जहां पर उन्होंने 1998 से कांग्रेस को ऊपर लेके गई थी। यानी अब दिल्ली में कांग्रेस की जो राह है वो इतनी कठिन हो गई है कि आने वाले सालों में ये भी कहा जा सकता है कि यूपी और बिहार की तर्ज पर दिल्ली यानी यूपी और बिहार की तर्ज पर दिल्ली में भी कांग्रेस की राह हमवार हो गई, दिल्ली में अभी कांग्रेस उसी तरह से पहुंच गई है। पूनम मेहता द्विवेदी, फोन लाइन के जरिए जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जफर उबैद साहब, हम बात कर रहे थे पूनम मेहता द्विवेदी से गुफ्तगू करने से पहले कि आम आदमी पार्टी की जीत के बारे में आप कुछ बोल रहे थे कि लोगों ने अब ईमानदारी के नाम पर, लोगों ने करप्शन से लड़ने के नाम पर उन्हें वोट दिया है। जी, देखिए, ये पहली बार हुआ है जहां जात पात धर्म कर्म की बुनियाद पे इलेक्शन ना हो करके और आपकी जो प्रोग्राम्स हैं उनके बुनियाद पे, जो अवाम को जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनकी बुनियाद पे उनको वोट मिला है। अब ये जरूर है कि भाई पूरा वोट नहीं मिला, उनकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी ऐसा लगता नहीं है। अगर बन जाती, मैं चाहता कि बन जाती, तो उनकी टेस्टिंग भी हो जाती है इसमें, है ना। आप कहने और करने दोनों में जो फर्क होता है वो आवाम को भी समझ में आ जाता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आम आदमी को अप्रोच किया, उस आम आदमी को जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलके दरकिनार एक तरह से करते थे कि नहीं भाई ठीक है, इट्स ओके, दे विल फॉलो, ऐसा नहीं हुआ है। और जहां जहां ऑल्टरनेटिव्स हैं कांग्रेस और बीजेपी के, अवाम उनकी तरफ देख रही है। दिल्ली के अवाम ने इस मरतबा ऑल्टरनेटिव की तलाश की है और उसी ऑल्टरनेटिव की तलाश में आम आदमी पार्टी को जिताया। डॉक्टर, ये ट्रेंड पूरे देश में है, ये ट्रेंड पूरे देश में है। शर्त यह है कि जहां जहां जो रीजनल पार्टीज अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, उनको चाहिए कि आम आदमी पार्टी से सीख लें और उस हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस
दोनों को टैकल करें, क्योंकि इन दोनों की कथनी और करनी में फर्क है। डॉक्टर अनवर पाशा साहब, दिल्ली की असेंबली तकरीबन हंग आई है, कैसा आप मुस्तकबिल देखते हैं? क्या वाकई हंग असेंबली रहेगी, प्रेसिडेंट रूल लागू होगा, या आम आदमी पार्टी को तोड़कर सरकार बनाने की कोशिश होगी दिल्ली के बीजेपी की तरफ से? जी जी, जाहिर है कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों सियासत में काफी माहिर। डॉक्टर अनवर पाशा साहब, हम आपको यहां पर रोकना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी की फतह पर हमारे नुमाइंदे आशुतोष भाटिया आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या वहां माहौल है। आशुतोष भाटिया जी, आशुतोष भाटिया, आम आदमी पार्टी की जीत पर वहां कैसा माहौल है? अरविंद केजरीवाल कितने पुरुमीद हैं कि वो अपने लोगों को बचा पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि वो बीजेपी के साथ न जाएं। आशुतोष भाटिया, देखिए, जाहिर तौर पर ये एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन जैसी कि संभावना यहां पर शुरू से थी कि पार्टी के नेताओं को पूरे तौर पर ये उम्मीद थी कि विधानसभा में एक सम्मानजनक पार्टी के तौर पर वो एंट्री करेंगे, वो कहीं ना कहीं पूरा हो चुका है। ये उनके लिए संतोषजनक बात है, और जो उनकी जो पॉलिटिक्स है ये कहीं ना कहीं खालिद जी उसको सूट भी करता है, क्योंकि वो विरोध प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर रैलियां निकालते हैं और जो मासेस है उनको मोबिलाइज करते हैं। ये जो पॉलिटिक्स है ये कहीं ना कहीं से ओपोजिशन में रहकर उनको ज्यादा सूट करती है, और ऐसा होने पर ही अरविंद केजरीवाल 2014 के लिहाज से आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी की शक्ल देने जी, आशुतोष भाटिया, ये बहुत बड़ी कामयाबी है आम आदमी पार्टी के लिए कि इतने कम वक्त में उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन इस कामयाबी को बरकरार रखना, बचाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज होगा अब, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ आम आदमी पार्टी पर लागू नहीं होता है। इस वजह से यह डर है कि कहीं कुछ लोग टूटकर बीजेपी के साथ हुकूमत सादी में, हुकूमत बनाने में शामिल न हो जाएं। इंडिया में कब्जा करके रहेंगे। वंदे वंदे, अन्ना तुम संघर्ष करो। जी, आशुतोष भाटिया। अरविंद तुम संघर्ष करो। जी, आशुतोष भाटिया, ये बहुत बड़ी कामयाबी है आशुतोष भाटिया आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि उन्होंने पहली मर्तबा में इतनी सीट लाई है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, यह होगा कि वो अपने एमएलए को बचाएं कैसे, उसमें से टूटकर कुछ लोग बीजेपी के साथ सरकार बनाने में न जाएं, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो आम आदमी पार्टी पर लागू नहीं होता है। ये इसी वजह से खतरा बना हुआ है। ये जो पहले बैठे थे सत्ता पे अपना अधिकार ये समझ के कि उनको कोई हिला नहीं सकता। देखिए, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी अपनी ओर से इस बात का इंतजाम किया है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी सीधे तौर पर डॉक्टर कुमार विश्वास ने ये कहा था कि बीजेपी की ओर से रिजल्ट से पहले ही कुछ अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पर्याप्त रूप से उनका इंतजाम भी कर लिया है, यानी कहीं ना कहीं कोई रिकॉर्डिंग भी की है, और हम उसको किसी खास मौके पर पेश कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी को इसका अंदेशा न हो, और आम आदमी पार्टी उस दिशा में अपने कदम नहीं इंतजाम न कर रही हो, अपने कदम न बढ़ा रही हो। जी जी जी, आशुतोष भाटिया, आप हमारे साथ बने रहिए। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं चंद मेहमान, उनसे जानते हैं। डॉक्टर अनवर पाशा साहब, ये बड़ा सवाल है आम आदमी पार्टी के लिए, जो सवाल हम आपसे कर रहे थे कि ये बड़ा चैलेंज है, और मनीष सिसोदिया ने पहले ही इशारा दिया था चंद दिन पहले कि बीजेपी के कुछ लोग उनके एमएलए से, उनके कैंडिडेट से राब्ते में हैं और उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि इस वक्त जो सियासत का रुख हमारे मुल्क में रहा है अब तक, उसमें ये आइन मुमकिन है कि इक़्तिदार की सियासत करने वाली पार्टियां, मुस्लिम कांग्रेस या बीजेपी, ये यकीनन इस बात की कोशिश करेंगी, और चूंकि बीजेपी इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो इस समत में कोशिश करे कि वो बाज ऐसे मेंबरान को तोड़ करके वो अपनी जो तादाद है उसमें इजाफा करके हुकूमत बना सके। लेकिन एक बड़ा मसला यह है कि इस वक्त जिन उसूलों को लेकर के आम आदमी पार्टी कायम हुई थी, और जिन उसूलों को लेकर के उन्होंने आवाम में अपने वोट हासिल करने की बातें की, जो वादे किए हैं, जाहिर है कि अगर उन उसूलों को सामने रखे तो ये बहुत मुश्किल है आम आदमी पार्टी के किसी भी मेंबर के लिए कि वो उन उसूलों से पीछे हट करके इक़्तिदार के हुसूल के लिए, सिर्फ मफादात के लिए, सियासी मफादात के लिए, जिसको निगेट करते हुए, जिस तरह की सियासत के मुतबादिल के तौर पर आम आदमी पार्टी को पेश करने के लिए इनकी पैदाइश हुई है, इनका जन्म हुआ है, अगर वो इन उसूलों पर कंप्रोमाइज करते हैं तो जाहिर है कि इससे आम आदमी पार्टी
पार्टी को एक बड़ा धक्का लगेगा। लेकिन एक बात मैं ये भी अर्ज कर दूं आपसे कि जाहिर है कि आम आदमी पार्टी के लिए इक़्तिदार का हुसूल, जो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी में, जिस तरह के आवाम की हिमायत आम आदमी पार्टी को नजर आ रही है, ये लोग वो हैं जो उसूलों की सियासत को लेकर के सामने आए हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है, लेकिन एक बात मैं ये और कह दूं कि सियासत में जाहिर है कि इक़्तिदार का हुसूल भी एक बड़ा मसला रहता है, एक बड़ा निशाना रहता है। यकीनन आम आदमी पार्टी के लिए भी इक़्तिदार का हुसूल एक निशाना जरूर है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि आम आदमी पार्टी का जिस तरह से फरोग हुआ है, जिस तरह से उसको हिमायत मिली है इस तरह के इलेक्शन में, आम आदमी पार्टी के सामने अब कौमी निशाना है। दिल्ली में उनका निशाना है, लेकिन और कौमी निशाने को हासिल करने के लिए आशुतोष भाटिया, अरविंद केजरीवाल से आपकी बात हुई, क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, अब क्या उनकी स्ट्रेटजी होगी, वो क्या कदम उठाएंगे, यकीनन अगर अपोजिशन में बैठेंगे तो किस तरह का चैलेंज पेश करेंगे, अपने लोगों को कैसे बचाएंगे, तमाम बातों पर वो क्या कहते हैं? आशुतोष भाटिया। देखिए, अरविंद ने अभी बहुत ज्यादा डिटेल में अपनी प्रतिक्रिया नहीं दर्शाई है, क्योंकि वो इस वक्त ऊपर हैं और नतीजे जब तक पूरे आ जाएंगे उसके बाद ही पार्टी लीडरान जो हैं वो रिएक्ट करेंगे। बहरहाल यहाँ समर्थकों की भीड़ पुरजोर अपने जो नारेबाजी है वो कर रही है, लेकिन जो सवाल आपने पूछा है खालिद, उसमें बात बिल्कुल स्पष्ट है। अरविंद केजरीवाल और पार्टी के लोगों का तमाम ये मानना है कि जब वो संसद के अंदर नहीं थे या विधानसभा के अंदर नहीं थे, इस पूरे सिस्टम का, राजनीति के सिस्टम का हिस्सा नहीं थे, सिर्फ आंदोलन कर रहे थे, तभी उन्होंने सरकारों के लिए इतनी सारी दिक्कतें पैदा कर दी, सरकारों को नाक रगड़वा दी। और तो जब उनके कुछ विधायक अगर अंदर होंगे तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर उस सरकार को कितना सावधान रहना पड़ेगा या उसको कितने तरीके से वो चारों तरफ से घेर कर रखेंगे। ये एक अहम बात है जिसको कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर सबकी नजरें होंगी कि वो करके दिखाएं। जी, यानी बड़ा चैलेंज पेश करने वाले हैं अगर हुकूमत बनती है, तब भी अपोजिशन के तौर पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। इलियास मलिक साहब, आपका क्या ख्याल है, वाकई इतना बड़ा चैलेंज पेश कर पाएंगे अपोजिशन के तौर पर अगर बीजेपी की हुकूमत बनती है तो? मैं समझता हूं कि जो रिजल्ट आया है उसमें दिल्ली के अवाम ने उन्हें अपोजिशन में ही बिठाला है। जी। और ये बात अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को समझना चाहिए कि अभी पार्टी उनको ये चाहती है कि वो और ज्यादा संघर्ष करें और ज्यादा काम करें, क्योंकि आगे जनरल इलेक्शन है। रहा मसला इस बात का कि अब वो चूंकि वो जीत गए हैं बजाते खुद इलेक्शन अरविंद केजरीवाल, इसलिए अब वही अपोजिशन लीडर होंगे और अपोजिशन लीडर होने के नाते उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। और जो उन्होंने इस अरसे में लोगों के अंदर एक उम्मीद जगाई है, उससे अब अवाम उनसे ये और ज्यादा तवक्को करेंगे कि वो बहैसियत अपोजिशन लीडर और उनकी पार्टी बहैसियत अपोजिशन पार्टी एक मुस्बित रोल अदा करे और जो कमियां रह गई हैं या सरकार को जो चलाने में अगर किसी तरह का कोई मसला पैदा होता है, कोई करप्शन या कोई और चीज आती है, तो उसमें ये चीज लेके आए। इन्होंने जैसा कि कहा था, खास तौर से जो चीजें जैसे बिजली का मसला बहुत बड़ा है दिल्ली में, इन्होंने ये ऑफर किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 50% कम करेंगे। बीजेपी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 30% कम करेंगे। बात की थी, महंगाई का मसला था। यकीनन अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो अब सबसे बड़ा चैलेंज कि अपने लोगों को वो कैसे बचाते हैं। वाकई ईमानदारी के इशू पर अगर उनके लोगों ने इलेक्शन लड़ा है और वो जीते हैं तो उन्हें अपने उसूलों से समझौता नहीं करना चाहिए। उन्हें तोड़ने की कोशिशें होंगी लेकिन उन्हें टूटना नहीं चाहिए। उन्हें बचाना भी अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर पूरे एक रियासत को, जो अगर 4 रियासतों में हम अगर देखें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को, तो बीजेपी की जो पोजीशन रही है तकरीबन। जी, हम आपको बाकी गुफ्तगू पर ले चलें, लेकिन सोनिया गांधी क्या कह रही हैं आपको हम बराह रास्त ले चलते हैं सोनिया गांधी का बयान सुनाने। Equipped or not? Not so well equipped in election, in running an election. Of course, there will be a number of reasons for this defeat. I know that many were complaining. I mean, people were, obviously, people are unhappy. Otherwise, they wouldn't have given such results. But perhaps price rise also was an issue that was affecting people.
I mean, in states like Rajasthan, we all thought that our Chief Minister had run some very, very good programs. So there again, it's a question mark. But even in Delhi, even though we have been in government for 3 terms, I do believe that a great deal of work was done. But obviously, the results tell us something else. We will introspect seriously, and we will take all necessary actions to rectify our mistakes or our way of functioning. मैंने आ रहा कांग्रेस आला कमान को तमाम बड़े लीडरान को के समझ से परे है कि वाकई हुआ क्या, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन की बात की जा रही है। डॉक्टर जफर उबैद साहब, मजमूई तौर पर अगर देखें तमाम 4 रियासतों में बीजेपी तकरीबन 3 रियासतों में हुकूमत बनाने के करीब है, हुकूमत बना रही है, दिल्ली में भी हुकूमत बनाने के करीब है। जी, अब हम आपको फिर से ले चलते हैं सोनिया गांधी के पास। सोनिया गांधी क्या बोल रही हैं आगे? Person who is likely to guide them and govern them at the national level. The issues will be slightly different, because at the state level issues are localized. At the national level, they are national. The prime ministerial candidate for the Congress party is your son Rahul Gandhi. And do you think the Congress party should make that announcement, or you feel now that you have learned some lessons and you will retract your statement on that? Well, we have not, which statement? We have not made any statement. It's understood that he will be leading the party. Well, the party has to decide. The party will decide. At the opportune time, the party will decide. But you have Narendra Modi against you. You have Narendra Modi against you. How are you going to work with him for the Congress party? You have Narendra Modi as a prime ministerial candidate. I think people need not worry. At the opportune time, the prime ministerial candidate, the name of him will be announced. देखिए, एक सेकंड देखिए, एक सेकंड मैं बोल सकता हूं? एक सेकंड देखिए, इन इलेक्शंस के माध्यम से जनता ने हमें एक मैसेज दिया है, और उस मैसेज को मैंने और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ दिमाग से नहीं मगर दिल से सुना है। The Congress party has the ability to transform itself. The Congress party has the ability to stand up to the expectations of the people of this country, and the Congress party is going to do that. The Congress party also, and myself and the Congress president, would like to congratulate our opponents who have won the election. We work for the people of this country, and it is our duty to listen to you. That is what we are supposed to do. And I want to tell you that we have heard what you have said, and we are going to do whatever we can do as individuals and as a party to live up to your expectations. Myself, Sheila ji has worked hard in Delhi, and I believed that Sheila ji gave good governance. But I think what we need to do as a party is move ahead of just talking about good governance, and we need to move to a paradigm, to a place where we are actually giving serious space to the common man in our processes, in our systems, in our structures. Political parties today are not giving adequate voice to the man on the street, and it is our job as institutions of the voice of people to do that.
I fundamentally believe that, and I'm going to put all my efforts in transforming the organization of the Congress Party together with the leaders of the Congress Party and give you an organization that you can be proud of and organization has a voice embedded inside it. I can't hear you. I think both the major parties are thinking about, particularly in Delhi, are thinking about politics in a traditional way. And I think we need to start thinking about politics of empowerment of people. I've been saying this inside the Congress Party. I'm going to now do it very aggressively in the Congress Party, and I'm going to work with the leadership of the Congress Party to make this central to our. No, Mr. Kejriwal. मैं जवाब देने दो. No, that's. I'm sorry, that's not that. No. That is not true. Anyway, I think the Aam Aadmi Party has involved a lot of people who the traditional parties did not involve. We are going to learn from that, and we are going to do a better job than anybody in the country and involve people in ways that you cannot even imagine right now. About the, you asked me just now a question about Mr. Modi. Mr. Modi is the leader of the BJP. The Congress Party has a vision of this country. The Congress Party has a perspective of this country, and the BJP has another perspective of this country. Our job is to push our perspective, to push what we believe in, and that is what we are going to do. Their job is to push their perspective and to push what they believe in. So my focus is on what I can help the people of this country with. That is my, let me finish please. That is my focus, that is the focus of the Congress Party. How can we transform this country? How can we use the power of the youth in this country to give a better future to this country? What the BJP is doing, what other people are doing, that is their concern. What we are going to do is what we are focused on. Thank you very much. सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपनी हार तस्लीम की और ये बात कही कि राहुल गांधी ने कहा कि वो ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करेंगे. सोनिया गांधी ने यहां तक कहा कि जो असेंबली इंतखाबात हैं वो लोकल इशूज पर लड़े गए हैं और इसका रिफ्लेक्शन जो है वो नेशनल सतह पर नजर नहीं आएगा. आपको हम राजनाथ सिंह के पास लिए चलते हैं, बीजेपी के सदर. वो भी अपनी जीत पर कुछ बयान कर रहे हैं. एक मिनट वेंकट जी आते हैं आपके पास. वेंकट जी भी काम करें. अधिकतर लोगों ने यहां पसंद नहीं किया. अधिकतर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में पसंद किया है. मिस्टर वेंकट, सीधा जवाब दूंगा. हेलो, हाँ सर. नहीं, डीएमके की तरफ से ऑफर आया है ना हमारी तरफ से कोई पहल हुई है. ये और सीधा है. मिस्टर रविंदर, सुजीत ठाकुर हो गया. बहुत बात आपने सीधा पूछा था, सीधा बदला दिया. मिस्टर रविंदर,
नहीं, देखिए, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, हमारे जो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे मध्य प्रदेश में थे शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह और राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे, और हमारे यहाँ पर बहुत ही क्लीन इमेज के चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डॉक्टर हर्षवर्धन। इनकी लोकप्रियता का भी लाभ मिला है। लेकिन राजनाथ सिंह भी बीजेपी की जीत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो भी उनसे भी जब सवाल पूछा गया कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी या बीएसपी की जो जीत हुई है, जो 1-2 एमएलए आए हैं, क्या उनमें से लोगों को साथ लाने की कोशिश की गई थी, तो वो उससे बचते नजर आए उस सवाल के जवाब से। यहां पर वक्त हो गया है एक ब्रेक का, छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद फौरन लौटते हैं तो फिर इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे अपने मेहमानों के साथ। अगर किसी के अकाउंट में पैसे ना, तो ऐसे हालत में मजबूर होकर वो कुछ भी कदम उठा सकता है। अगर मनन जी ने दबाव में पड़ वो पैसे लिए, सही नहीं। चलिए ये बात जाके अम्मा को बता दे। समर बता दो अम्मा को। अम्मा, समर मेरे पति पर इस चोरी का इल्जाम लगा रहा है। पिया जी पिया अपने कमरे में नहीं है, ना ही उसका सामान। आखिर बहू भी तो बेटी ही है। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सहारा 1 पर। हम समय सवेरा है, समय दोपहर है, समय संध्या है, समय सतत, समय शिखर, समय अनवरत है, समय अनश्वर है, समय शाश्वत है, समय अपार है, समय का सूरज है, समय की पृथ्वी है, समय समंदर है, समय आकाश, समय समीर है, समय स्वदेश है, समय संसार है, समय एक नारा है। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम अवाम का फैसला। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अनवर पाशा साहब, इलियास मलिक साहब और डॉक्टर जफर उबैद साहब। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000, जिसके बूंद बूंद में है अपार शक्ति, 100% होम्योपैथी। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की शर्मनाक हार। मध्य प्रदेश राजस्थान में खिला कमल, छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर, दिल्ली में आपने सबको चौंकाया। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल ने दी शीला दीक्षित को करारी शिकस्त, 22,000 से ज्यादा वोटों से हासिल की जीत। दिल्ली में किसी को नहीं मिली वाज़ेह अक्सरियत। एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा राहुल ने हार की जिम्मेदारी। कांग्रेस ने कहा असेंबली इंतखाबात राहुल और मोदी के बीच नहीं। अन्ना हजारे ने केजरीवाल को दी जीत की मुबारकबाद, कहा आम आदमी पार्टी न बनाए खिचड़ी सरकार। और असेंबली इंतखाबात के नतायज के बीच बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग, नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े लीडरान इजलास में शामिल, हुकूमत साजी पर होगा गौर। तीनों मेहमान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर जफर उबैद साहब, जो हम बात कर रहे थे कि दिल्ली में जो नतीजा आया वो सबके सामने है, लेकिन 4 असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने जो सबकत हासिल की है, क्या लगता है उसे देखकर आपको? क्या वाकई कांग्रेस के खिलाफ ये गुस्सा था? ये नरेंद्र मोदी फैक्टर ने काम किया है, नरेंद्र मोदी की ये कामयाबी है, क्योंकि वो मुसलसल कैंपेन के लिए उन रियासतों में जा रहे थे? देखिए, नरेंद्र मोदी फैक्टर जो चल रहा है, इस फैक्टर में कुछ दम तो है और इससे इनकार करना सरासर हिमाकत होगी। और कांग्रेस के जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, जिसका कि खुद राहुल गांधी ने एतराफ किया कि वहां कुछ कमी है, उसने उस थ्रेट को परसीव नहीं किया, जिसकी वजह से ये नतीजा उनको देखने को मिल रहा है। और नरेंद्र मोदी को सिरे से खारिज कर देना कि वो एक फैक्टर नहीं है, एक थ्रेट नहीं है। नो, ही इज अ थ्रेट एंड ही शुड बी टेकन सीरियसली, ये मेरा मानना है।
और आपको ये चारों में नतायज कांग्रेस, अब तो हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने अपने पैर खुद कुल्हाड़ी मारी है। जी जी, डॉक्टर अनवर पाशा साहब, आपका क्या ख्याल है, नरेंद्र मोदी फैक्टर कितना, क्योंकि कई माहिरीन की राय है जो कांग्रेस के जाविये से देखने की कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी फैक्टर ने काम नहीं किया है। नरेंद्र मोदी अगर जाते तो छत्तीसगढ़ में इतनी कम सीटें नहीं आती, पहले से कम सीटें नहीं आती, और तमाम वो अपनी दलीलें दे रहे हैं। मेरे ख्याल से जहां तक इन 4 रियासतों में जो नतायज सामने आए हैं उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यहां कुछ बहुत ज्यादा नरेंद्र मोदी फैक्टर ने काम नहीं किया है। जाहिर है कि नरेंद्र मोदी कौमी सतह पर उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट आइंदा इलेक्शन के लिए डिक्लेयर किया है बीजेपी ने, लेकिन ये जो रियासती जो इंतखाबात हुए हैं ये मुकामी मुद्दों पर और मुकामी मसाइल पर बेस्ड ये इंतखाबात थे। अगर आप मध्य प्रदेश की देखें जहां पे बहुत ही जबरदस्त कामयाबी मिली है भारतीय जनता पार्टी को, तो जाहिर है कि वहां मुझे लगता है कि वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी जिस तरह की शबीह दी है, एक बहुत ही ईमानदाराना तरीके से काम करने वाले वज़ीर आला की शबीह उनकी जो उभर के आई है, जिस तरह से उन्होंने अवामी फलाह की स्कीम चलाए, जितनी कामयाबी के साथ उन्होंने अमन अमान और फिरकावाराना हम आहंगी को भी कायम रखा, बावजूद इसके कि वहां बीजेपी की हुकूमत है, वहां फिर लेकिन मध्य प्रदेश में ये नहीं भूलना चाहिए डॉक्टर अनवर पाशा साहब कि बहुत करप्शन के इल्जामात लगे हैं, वहां ब्यूरोक्रेसी पर बहुत ज्यादा इल्जामात लगे हैं, बहुत सारे आईएएस अफसर, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स पकड़े गए जिनके घर में करोड़ों रुपए बरामद हुए, जिनके घरों से ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए, मर्डर्स तक हुए करप्शन के मामलात को लेकर, क्योंकि करप्शन का मामला वहां भी रहा है और सुर्खियों में रहा है। और ये दुरुस्त है कि मध्य प्रदेश में भी करप्शन कम नहीं है, और जाहिर है इनकी हुकूमत के भी जो वजीर रहे हैं और जो दूसरे अफसरान रहे हैं उस मुलविस हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि करप्शन के मसले पर अगर आप देखें तो चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन दोनों के दरमियान कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है। इसलिए करप्शन के साथ साथ ये भी आप देखेंगे कि वहां अवामी सतह पर वजीर आला की शबीह क्या है। खुद वजीर आला की जो शबीह है वो करप्शन फ्री शबीह है। वजीर आला ने अपने दामन पर कोई दाग उस तरह से नहीं लगने दिया है। साथ ही साथ ये भी आप देखेंगे कि वहां पर बीजेपी इस मामले में बहुत कामयाब रही है कि उस माशरे, उस समाज के हर तबके को अपने साथ लाने में कामयाबी हासिल की है। मुसलमानों का, इसे नरेंद्र मोदी फैक्टर बहुत ज्यादा, मुसलमानों का एक बड़ा तबका जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी के साथ खड़ा है और वोट डाल रहा है, वो इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी का कोई बहुत बड़ा फैक्टर मध्य प्रदेश में काम नहीं कर रहा है। उसी तरह से अगर आप देखें छत्तीसगढ़ में, जहां 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने लाल किले का स्टेज बना करके और वहां से तकरीर करके एक तरह से चैलेंज करने की कोशिश की थी यहां मनमोहन सिंह को कि मैं भी लाल किले से तकरीर कर सकता हूं आइंदा आने वाले दिनों में, तो जाहिर है कि वहां भी कोई फैक्टर उस तरह से काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसलिए अगर आप देखें कि इस इलेक्शन में जो चीज ज्यादा काम करती रही वो ये रही है कि जो मुकामी जो मसाइल रहे, जैसे दिल्ली में, दिल्ली के आवाम ने जिस तरह से करप्शन सबसे बड़ा मसला रहा है, महंगाई एक बहुत बड़ा मसला रहा है, उसी तरह से जो यानी मकामी मसाइल पर इलेक्शन लड़ा गया है, नरेंद्र मोदी फैक्टर ने बहुत ज्यादा काम मेरी नजर में कोई बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं रहा है नरेंद्र मोदी। आपका क्या ख्याल है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की हमेशा बात होती है कि दिल्ली में शीला दीक्षित इसलिए हार गई कि एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि 15 सालों से वो थी, ये, और चूंकि राजस्थान में भी यही बात होती है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, लेकिन यही चीज लागू छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होती नजर आती है? नहीं, देखिए ऐसा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसलिए नहीं नजर आ रही है क्योंकि वहां पर कांग्रेस, देखिए वहां कांग्रेस और बीजेपी इन सारी स्टेट्स में अगर आप गौर करें, दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली में तो एक आम आदमी पार्टी का थर्ड फ्रंट का या थर्ड पार्टी का एक ऑप्शन आ गया, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखें तो वहां बीजेपी और कांग्रेस 2 पार्टियां हैं। अब एंटी इनकम्बेंसी जो है वो राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस, बीजेपी जो जीती है उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस की कमजोरी रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो उसने चंद महीनों पहले सिंधिया को वहां पर कमेटी का इंचार्ज बनाकर भेजा। अगर वो पहले से किसी ऐसे लीडर को प्रोजेक्ट करते जो लीडर वहां पर काम करता और उसके बाद वो एक शक्ल ऐसी निकल करके आती तो शायद सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हो सकती थी। लेकिन वहां पर सही बात यह है, जैसे पाशा साहब ने कहा अभी, कि वहां पर शिवराज चौहान
चौहान की शबीह जो है वो साफ सुथरी है और उन्होंने जो काम किया है, तो पब्लिक को कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं मिला, कोई और अल्टरनेटिव था नहीं। कांग्रेस जो है वो उसका बदल पेश नहीं कर पाई, इसलिए वो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो प्रो इनकम्बेंसी बन गई, वो एंटी इनकम्बेंसी यानी एंटी इनकम्बेंसी इन 2 रियासतों में लागू नहीं होता, इस वजह से कि वहां अपोजिशन यानी कांग्रेस उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई या कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनली बहुत कमजोर। अगर आप राजस्थान में देखें, राजस्थान में सिंधिया, वसुंधरा सिंधिया जो हैं, उन्होंने अपने आप को इस तरह अपोजिशन के तौर पर पेश किया, वो पहले हुकूमत भी चला सकी है, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उन्होंने ले लिया। लेकिन इन दोनों रियासतों में कांग्रेस वो फायदा नहीं ले सकी एंटी इनकम्बेंसी का। तो ये जो जीत हुई है उसमें इसका भी हिस्सा है कि जो उनका बीजेपी का काम है या बीजेपी के चीफ मिनिस्टर की जो छवि है वो तो है ही है, उसके साथ ही कांग्रेस की नाकामी भी कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम नहीं करता। डॉक्टर जफर उबैद साहब, नरेंद्र मोदी फैक्टर की बात हो रही थी। नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी का कहना है और मानना है कि नरेंद्र मोदी ने बड़ा काम किया है, उनकी वजह से इन रियासतों में जीत हुई है, बीजेपी ने अपना काम तो किया है और अब मुल्कगीर सतह पर भी नरेंद्र मोदी फैक्टर काम करेगा, ये काफी उम्मीद लगती है बीजेपी के लोगों को। आपको क्या लगता है, क्या वाकई मुल्कगीर सतह पर नरेंद्र मोदी फैक्टर काम करेगा आइंदा लोकसभा इंतखाबात में? देखिए, बीजेपी की तो यही कोशिश है, हम देखते आ रहे हैं शुरू से, जब तक चाहे वो उनका पार्लियामानी बोर्ड का चेयरमैन चुनने की बात हो या कोई भी चीज हो, राजनाथ सिंह ने हर चीज को दरकिनार करते हुए, यहां तक कि अडवाणी के एहतजाज को भी दरकिनार करते हुए उनको लाया। एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम के तहत इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। मीडिया मैनेजमेंट, दे हैव वंडरफुल मैनेजमेंट स्किल्स, और उस तरह से जिस तरह वो चल रहे हैं, कांग्रेस कोसों दूर नहीं दिख रही है, जी जी कोसों दूर नहीं दिख रही है। और हम बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं उनके यहाँ जो एक ऑल्टरनेट मौजूद है, शायद वो इस लायक नहीं है कि वो बीजेपी को टेकअप कर सकें। डॉक्टर जफर उबैद साहब, कांग्रेस को कमजोर साबित करने के लिए अक्सर हमेशा ये जी आपको गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले हम लिए चलते हैं डॉक्टर रमन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जीत के बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर से, हम आपको बराह रास्त वहां लिए। 10 वर्ष पूरे होने के बाद तीसरे बार इस होने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक पूरा किया है। छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता को मैं यह जीत समर्पित करता हूं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है और जनता का जो प्रेम मिला है, मैं उनके प्रति जिन्होंने आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया और तीसरी बार सरकार बनाई, सबसे पहले छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने विश्वास प्रकट किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर और तीसरी बार बेहतर सरकार बनाने के लिए ये चुनाव में विजयी बनाए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता का ऐतिहासिक निर्णय, राजनीतिक स्थिरता छत्तीसगढ़ में जो 10 साल में उन्होंने देखा है, उसको आगे 5 साल और सरकार को अवसर देने का ये निर्णय, और इस निर्णय के लिए उन्हें मैं धन्यवाद दूंगा। ये कहा जाता रहा है कि सरकार एक बार 2 बार और उसके बाद सरकार के प्रति एक जनता के मन में आक्रोश रहता है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। मगर छत्तीसगढ़ ने और देश के अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश ने साबित किया, यदि रमन सिंह भी वही बात बोल रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां काम नहीं कर पाया छत्तीसगढ़ में, क्योंकि उन्होंने काम किया है, उन्होंने अच्छी शबीह रखी। डॉक्टर जफर उबैद साहब, हम रमन सिंह के बयान से पहले बात कर रहे थे कि ये जो नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर है वो कितना काम करेगा मुल्कगीर सतह पर, और नरेंद्र मोदी ने इस असेंबली इलेक्शन के कैंपेन में हमेशा ये कोशिश की कि कांग्रेस का वजीर-आज़म का उम्मीदवार बनाकर अपनी तरफ से राहुल गांधी को किसी न किसी तरह से रिंग में खींचा जाए और उन्हें कमजोर साबित किया जाए। ये उनकी स्ट्रेटजी कितनी कामयाब होती है? अभी कामयाब हो गई है। अभी हमने सुना है इनको, मैडम सोनिया गांधी को, वो कह रही थी कि वी विल बी अनाउंसिंग आवर प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट
और ये डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए एक खतरनाक बात है। जी और कांग्रेस उस चक्कर में आ गई है धीरे धीरे करके। यानी नरेंद्र मोदी ने की जो स्ट्रेटजी है कि किसी तरह से रिंग में खींचा जाए और प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट अनाउंस करवाया जाए, उसमें उस ट्रैप में ये सोनिया गांधी ने अभी कहा है। जी जी जी। और ये लगता है कि हम जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं और जिसको बीजेपी ले जाना चाहती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ, वो उसमें धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं और कांग्रेस अपनी कमजोरी की वजह से वहां पे एक मजबूत इरादे के साथ खड़ा नहीं हो पा रही है। जी जी। और जहां तक नरेंद्र मोदी की फैक्टर की बात है, एक वॉइड है इस देश में, एक लीडरशिप का वॉइड हुआ है, किसी न किसी को उसको फिल करना होगा। अब ये मैनेजमेंट इतना तगड़ा है इनका, बीजेपी एंड कंपनी का, कि वो बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। जी। डॉक्टर अनवर पाशा साहब, आप कितना इत्तेफाक करेंगे इससे जो डॉक्टर जफर उबैद साहब फरमा रहे हैं और ये कि बीजेपी और खास तौर से नरेंद्र मोदी अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब हुए हैं और उसका रिफ्लेक्शन असेंबली इलेक्शन में नजर आ रहा है कि कांग्रेस का किसी न किसी तौर पर बीजेपी ने अनाउंस कर दिया था कि राहुल गांधी वजीर आजम के कैंडिडेट हैं और इसको भी इनकैश करने की कोशिश की या इसका फायदा उठाने की कोशिश की बीजेपी ने। यकीनन बीजेपी उसका फायदा उठा रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी की एक छवि बनी हुई है। गुजरात फसादात के बाद उनकी जो छवि बनी है, जाहिर है कि उसमें एक अपील है, हिंदुत्व की अपील उस छवि के अंदर शामिल है। और यकीनन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को सामने रखते हुए, मेजोरिटी को सामने रखते हुए, इस मुल्क के हिंदू मेजोरिटी को सामने रखते हुए, जाहिर है जिस तरह की गुफ्तगू वो कर रहे हैं, जिस तरह की अपील है उनकी छवि में, उसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये इलेक्शन वो इलेक्शन है जहां आरएसएस पर्दे के पीछे से इंतखाब नहीं लड़ा रही है बीजेपी को, बल्कि फ्रंट पर आकर के आरएसएस तय कर रही है कि वजीर आजम का कैंडिडेट कौन होगा, पार्टी के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी बनेगी, पार्टी के लिए मुद्दे क्या होंगे, एजेंडे क्या होंगे, ये सब कुछ अब आरएसएस बराह रास्त डिक्टेट कर रही है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद जो इलेक्शंस के नतायज आए हैं, इन रियासतों को देख लें अगर आप, तो मध्य प्रदेश में उनकी हुकूमत थी, इनकम्बेंसी फैक्टर काम नहीं कर पाई, वहां की जो कारकर्दगी थी हुकूमत की उसने पे किया, कांग्रेस की कमजोरी ने पे किया और उसकी वजह से उस तरह के नतायज सामने आए। छत्तीसगढ़ में भी कांटे का मुकाबला है, बहुत ज्यादा फैक्टर नरेंद्र मोदी का वहां काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में आप देखेंगे वहां की तारीख रही है कि आवाम ने हर साल वहां की हुकूमत को बदल दिया है और वहां की जो नाकामियां रही हुकूमत की इनकम्बेंसी की, उसका फायदा बीजेपी को मिला है। अगर नरेंद्र मोदी वहां न भी जाते, एक कैंपेन भी, एक इलेक्शन रैली भी नहीं की होती, तब भी शायद गुजरात का यही नतीजा सामने आता। रही बात एक जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं वो ये है कि ये जो दिल्ली का जो इलेक्शन है, इसके जो नतायज सामने आए हैं, ये कांग्रेस से ज्यादा कहीं चैलेंज पोज करते हैं नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी एक कांग्रेस के अल्टरनेटिव की तरफ उभर के आने का दावा करती रही है और उसी मिशन, उसी स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रही थी। लेकिन इस इलेक्शन ने, दिल्ली के इलेक्शन के नतीजे ने यह साबित कर दिया है कि अब उस मिशन को एक लगाम लगाने वाली एक ऐसी सेकुलर और जमहूरी और करप्शन फ्री जमात जो है, करप्शन से आजाद बेदाग दामन वाली एक जमात, एक सियासी पार्टी सामने आ रही है जो लोगों की उम्मीदों को, अवाम जिस तरह के अल्टरनेटिव या मुतबादिल की तलाश में थे, अब गोया वो मुतबादिल एक तरह से मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इससे जो नुकसान पहुंचने वाला है, कांग्रेस की नेशनल लेवल पर इनकम्बेंसी फैक्टर का जो फायदा नरेंद्र मोदी उठा सकते थे, अब उस रास्ते में एक रुकावट, एक हर्डल बनकर के आम आदमी पार्टी आने वाली है। और अब देखेंगे कि आइंदा इसके असरात मुल्की सतह पर मुरतब होंगे। जी, इलियास मलिक साहब, जो बात डॉक्टर अनवर पाशा साहब फरमा रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी का प्लान भी है कि दिल्ली में जो जीत उन्होंने हासिल की है उसके बाद अपने आप को वो मुल्कगीर सतह पर एक्सपैंड करेंगे। और क्या अगर मुल्कगीर सतह पर एक्सपैंड करेंगे तो वो, अगर कांग्रेस का नुकसान जो है और बीजेपी का फायदा, क्या बीच में उसकी भरपाई या वो उस वोट को इनकैश कर पाएगी मुल्कगीर सतह पर आम आदमी पार्टी, जैसा कि दिल्ली में किया है? देखिए, ये तो बात देखने वाली होगी। वजह उसकी ये है कि जो जनरल इलेक्शंस हैं उनमें वक्त बहुत कम है। जी। और जब हम ऑल इंडिया लेवल की बात करते हैं, दिल्ली के लिए उनको 1 साल तकरीबन लग गया, तो अब जब हम ऑल इंडिया लेवल की बात करते हैं तो वहां पर वो कितना असरअंदाज होंगे। दूसरी एक बात ये कि ये जो स्टेट्स के इलेक्शन हुए हैं और जो ऑल इंडिया इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा, इन दोनों की में बहुत फर्क होगा। हमेशा स्टेट इलेक्शन में बहुत सारे लोकल इश्यूज होते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है तो उसमें बहुत सारे नेशनल इश्यूज हावी होते हैं, तो वो भी सारे फैक्टर होते हैं। लेकिन ये बात एक जरूर इन रियासतों के इलेक्शन से निकल के सामने आई है कि
कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अगर आम आदमी पार्टी जाती है और काम करती है तो वो थर्ड आल्टरनेटिव। लेकिन इस इलेक्शन से एक बात ये भी निकल कर आई है इलियास मलिक साहब की, जो मरकजी हुकूमत का खास तौर से यूपीए 2 के दौरान जो करप्शन रहा है, जिस तरह से इसने महंगाई बढ़ाई है, पेट्रोल की कीमतें हर हफ्ते 15 दिन पर बढ़ जाती हैं, इन तमाम को लेकर जो अवाम है वो किसी न किसी तौर पर बेचैनी का शिकार रही है और यकीनन ये भी एक बड़ा मामला रहा है। ये मामला रहा है यकीनन, इसलिए कि आम आदमी पार्टी का तो वजूद ही जो अमल में आया है वो करप्शन पर आया है कि एंटी करप्शन। अन्ना हजारे का पूरा मूवमेंट जो चला उसके बाद ये इन्होंने पार्टी बनाया। तो सही बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बाद में जरूर बनाई, लेकिन बुनियाद जो डाली है वो तो बुनियाद वहीं से पड़ी है अन्ना हजारे से, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया, लेकिन जो बुनियाद पड़ी जिससे कि केजरीवाल जाने गए वो वही वजह थी, वरना उससे पहले कोई नहीं जानता था। तो ये कहना कि कोई और वजह हो सकती है, ऐसा नहीं है। एंटी जो करप्शन है और जो महंगाई है, ये वो सारी वजूहात रही हैं जिस बुनियाद पर इस पार्टी को इतने कम वक्त में इतना ज्यादा फरोग मिला। और ये चीज जो है वो ऑल इंडिया लेवल पर भी लागू होती है, लेकिन चूंकि वक्त कम है इसलिए इसको कैसे केजरीवाल मैनेज कर पाएंगे ये एक सवाल। एक बार आपको फिर बता देंगे, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने पार्टी की शिकस्त तस्लीम कर ली है। सोनिया गांधी ने जीत के लिए अपोजिशन को मुबारकबाद भी दी है। उन्होंने कहा कि हमें इस हार से मायूसी हुई है और हमें सबक लेना चाहिए। We are very, very disappointed at the results, but we accept the verdict of the people in all humility. We congratulate our opponents for winning the elections. I think we are still rather hopeful for Chhattisgarh, but we don't know just yet. I also would like to thank all our workers, because not only at the state level, but also from other states, they participate in the campaign and they worked very hard everywhere during this campaign. Naturally, this result calls for deep introspection. We have to understand, to look at the many reasons for these defeats. डॉक्टर जफर उबैद साहब, आपको क्या लगता है? यकीनन कांग्रेस ने हार तस्लीम भी कर ली है, लेकिन हम बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी फैक्टर की, और जो यूपीए 2 में खासतौर से जितने घोटाले, जितने घपले हुए हैं, आवाम उससे ऊब चुकी थी और उसकी वजह से सब लोग मान रहे थे कि महंगाई बढ़ी है। और इसी इशू को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो सीट हासिल की है वो की है। अब अगर मुल्कगीर सतह पर आम आदमी पार्टी अपने को एक्सपैंड करती है तो क्या दिल्ली का जो नक्शा नजर आ रहा है अभी असेंबली का, क्या वही रिफ्लेक्ट होता नजर आता है आपको 2014 के लोकसभा इंतखाबात के बाद? देखिए, दिल्ली का इलेक्शन और हिंदुस्तान के इलेक्शन में बहुत फर्क है। दिल्ली का इलेक्शन बहुत ही इन्फॉर्म्ड वोटर्स का एरिया है ये जी। और जो हिंदुस्तान का इलेक्शन होता है बहुत दूर दराज जगहों पे लोग रहते हैं और कल्चर अलग है, माहौल अलग है। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के पास इतना वक्त है कि वो लोकसभा की तैयारी कर पाएगी, और हमें लगता है कि एक प्रेजेंस तो देना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद करना कि आम आदमी पार्टी कुछ नक्शा बदल देगी जिस तरह दिल्ली में बदल दिया उसने, हमें लगता है हिमाकत होगी जी। लेकिन क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलता नजर आता है? क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली में जो गैप था, जो गुस्सा था आवाम का, उसको उसने इनकैश करने की कोशिश की, अगर मुल्कगीर सतह पर वो गुस्सा इनकैश, क्योंकि गुस्सा तो है लोगों में करप्शन को लेकर, महंगाई को लेकर, तो क्या उसका फायदा बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को मिलता नजर आता है? बिल्कुल गुस्सा है और जायज गुस्सा है। कांग्रेस ये है कि भाई एरोगेंस भी है। अगर आप में एरोगेंस है, आपको अगर कोई आपको गलत बताता है, आपको मानना चाहिए कि हाँ भाई हमसे गलती हुई, हम सुधारेंगे। लेकिन आप कहें कि नहीं भाई हमसे कोई गलती नहीं हुई है, हम सही हैं, तो जाइए, अवाम है वो मालिक हैं जी। और इस गुस्से का अगर कोई ऑल्टरनेटिव कंट्री लेवल पे नहीं आता है तो बिल्कुल बीजेपी को फायदा होगा। और बीजेपी के लीडर अरुण जेटली बीजेपी की जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब कर रहे हैं। Some added to the cynicism and people wanted to experiment with a new party, but how long that brand of politics can continue is yet to be seen.
हम तीनों मेहमान का यहां पर शुक्रिया अदा करेंगे, चूंकि वक्त की तंगी है। हमारे खास प्रोग्राम आवाम का फैसला में शामिल होने के लिए, स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए आप तीनों हजरात का, डॉक्टर अनवर पाशा साहब, इलियास मलिक साहब और डॉक्टर जफर उबैद साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे खास प्रोग्राम आवाम का फैसला में अभी बस इतना ही। हम लेते हैं यहां पर एक ब्रेक के बाद भी हम आएंगे तो गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। फौरन हाजिर होते हैं। 58 साल में